नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, पक्ष में पड़े 288 वोट जबकि विपक्ष में 232 मत। जी हां, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो गया है। इस विधेयक के समर्थन में 288 वोट पड़े जबकि 232 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। करीब 12 घंटे तक चली तीखी बहस के बाद विधेयक को मंजूरी मिल गई है, जिसमें एनडीए सरकार का संख्या बल निर्णायक साबित हुआ। आपको बता दूं कि विपक्षी दलों ने इस विधेयक को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ बताया है, जबकि सरकार ने इसे पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रबंधन के लिए जरूरी कदम करार दिया है। मोदी सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इसके बाद आधी रात तक लगभग 12 घंटे की चर्चा चली, जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव करके इसे अन्य कानून से ऊपर कर दिया था, इसलिए इसमें संशोधन आवश्यक हो गया था। विपक्ष ने इस विधेयक को मुस्लिमों के हाशिए पर धकेलने वाला कानून बताया है। कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे संविधान विरोधी करार दिया है। जमशेदपुर में एलआईसी की 2 शाखा से 70 लाख रुपए नगद चोरी। जी हां, जमशेदपुर के बिष्टुपुर मेन रोड हिंदुस्तान बिल्डिंग स्थित एलआईसी के 2 शाखा में मंगलवार की रात बदमाशों ने लॉकर खोलकर 70 लाख रुपए की चोरी कर ली। आपको बता दूं कि चोरों को इस बात की जानकारी थी कि शाखा में सीसीटीवी कैमरा लगा है, इस कारण चोर दोनों शाखा का डीवीआर भी साथ ले गए। बता दूं कि बुधवार की सुबह जब एलआईसी कैब और एलआईसी शाखा 2 के ब्रांच मैनेजर व अन्य कर्मचारी पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। बता दूं, रुपये से भरा दोनों लॉकर दोनों शाखा ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में रखा था। एलआईसी कैब शाखा के मैनेजर के चैम्बर की खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ था। बता दें कि लॉकर से रुपए गायब थे। नजारा देख एलआईसी के पदाधिकारी व कर्मचारी हैरान हो गए। उन्होंने इसकी जानकारी बिष्टुपुर थाना की पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। एलआईसी के पदाधिकारियों ने दोनों शाखा से करीब 70 लाख रुपए चोरी होने की बात कही है, जिसमें एलआईसी शाखा 2 से 50 से 55 लाख रुपए और एलआईसी कैब शाखा से 15 से 20 लाख रुपए चोरी हुई है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को कांग्रेस ने बताया असंवैधानिक। वन अधिकार अधिनियम की उपेक्षा का भी लगाया आरोप। जी हां, 2 अप्रैल की रात वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्र सरकार व अन्य अधिकार अधिनियम के प्रति उपेक्षा और इसे लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया है। वहीं वक्फ अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसके विरोध का ऐलान किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में बना था, लेकिन जब 2019 में कई राज्यों में बिना जांच के वन पट्टे के आवेदन खारिज होने लगे। इसके विरोध के बाद मामला कोर्ट में है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करती है। प्रबंधन समिति का सीईओ गैर मुस्लिम को बनाने का प्रावधान गलत है। आज कांग्रेस नेताओं ने भी काला बिल्ला लगाकर वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध किया है। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश का माहौल खराब करने में लगी हुई है और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में पहले के संशोधनों को लागू न करके नया संशोधन सिर्फ माहौल खराब करने का काम कर रहा है। आज की प्रेस वार्ता में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शहजाद अनवर, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश सिन्हा, मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मंजूनी समेत कई नेता मौजूद रहे। गरीब मुसलमानों महिलाओं की प्रगति नहीं चाहने वाले कर रहे वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध। बाबूलाल मरांडी। जी हां, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि यह संशोधन मुस्लिम समाज के गरीब महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिलाने का विधेयक है। कहा कि जो भी पार्टियां मुस्लिम समाज की महिलाओं की प्रगति और विकास नहीं देखना चाहते हैं, वे ही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड भू माफियाओं और लुटेरों के चंगुल से मुक्त कराकर गरीब मुसलमानों के हित में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे गरीब मुसलमानों के हित में इस्तेमाल करने के बजाय भू माफियाओं की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। यह दुखद है। उन्होंने गरीब मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए। विधेयक कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। आजादी के पहले से वक्फ है और आजादी से पहले भी संशोधन हुआ है। अब से पहले तक इस एक्ट में 5 बार संशोधन हो चुके हैं। जब यह तब असंवैधानिक नहीं था, तब यह संशोधन असंवैधानिक कैसे हो गया? आजादी के बाद 1954 में अंग्रेजों के समय से चले आ रहे वक्फ एक्ट को रेगुलेट कर वक्फ एक्ट बनाया गया है।
1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया। आपको बता दूं, उन्होंने आगे कहा कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इसमें गैर कानूनी तरीके से संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना अधिकार जमा सकता है। वक्फ से जुड़ी समस्या केवल मुसलमानों से नहीं है, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और यहां तक कि मुस्लिम भी पीड़ित हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें वक्फ ने मनमाने तरीके से मंदिरों, गुरुद्वारों और यहां तक कि पूरे गांव को ही वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया है। इसीलिए यह संशोधन बिल बहुत ही जरूरी है। झारखंड में फीस बढ़ोतरी पर एक्शन में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन 73 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। जी हां, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। फीस बढ़ोतरी, रीएडमिशन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूली और किताब कॉपी बेचने जैसे मामलों में उनकी तल्ख टिप्पणी ने राज्य में हलचल मचा दी है। आज तक से खास बातचीत में सोरेन ने कहा कि यह मुद्दा कोई नया नहीं है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के मुताबिक साल 2017 में तत्कालीन रघुवर दास की डबल इंजन सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, शायद उस सरकार की प्राइवेट स्कूलों के साथ कोई साठगांठ थी, इसलिए कानून कागजों तक सीमित रह गया। वहीं सोरेन ने बताया कि अब वही भाजपा विधायक जो उस सरकार का हिस्सा थे, उसकी सरकार से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सदन में उनके सवालों का जवाब देते हुए हमने कार्रवाई का भरोसा दिया है। हर जिले के उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र भेजा जा चुका है। अगर जांच में स्कूलों के खिलाफ सबूत मिले तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। वहीं इस कार्रवाई की शुरुआत शिक्षा मंत्री के गृह जिले पूर्वी सिंहभूम से हो चुका है। जिला शिक्षा विभाग ने 73 प्राइवेट स्कूलों को किताब बेचने और फीस से जुड़े नियमों को उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है। इन स्कूलों को 3 अप्रैल तक जिला शिक्षा पदाधिकारी को जवाब देना होगा। सोरेन ने कहा कि हमारा मकसद बच्चों और अभिभावकों को राहत देना है। प्राइवेट स्कूल शिक्षा के व्यापार नहीं बन सकते। पहली बार झारखंड और बिहार के लिए शुरू हो रही है हेलीकॉप्टर सेवा। जी हां, महानगरों की तर्ज पर अब झारखंड में भी निजी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि इसका संचालन भी राज्य के युवा और उत्साही उद्यमी करेंगे। इसका दायरा झारखंड समेत पड़ोसी बिहार होगा। इन दोनों राज्यों के किसी भी स्थान के लिए सीधे रांची से हेलीकॉप्टर बुक किया जा सकेगा। बता दूं कि हेलीकॉप्टर के लिए प्रति घंटे की दर भी न्यूनतम निर्धारित होगी, ताकि महानगरों की हेलीकॉप्टर सर्विस के मुकाबले राज्य के निजी क्षेत्र में उड़ियन व्यवसाय को विकसित किया जा सके। सेवा का संचालन अप्रैल माह यानी कि इसी महीने से आरंभ हो जाएगा। आपको बता दूं कि आरंभिक तौर पर शादी समारोह, पार्टियों के आयोजन समेत आपात सेवाओं के लिए हेलीकॉप्टर की तत्काल उपलब्धता हो पाएगी। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस और विशेष आयोजन के लिए भी हेलीकॉप्टर किराए पर लिया जा सकेगा। वहीं आपको बता दूं कि फिलहाल हेलीकॉप्टर के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति घंटे की उड़ान दर निर्धारित होगी। इसमें उपलब्धता के आधार पर दर ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा जीएसटी 18% देय होगा। स्थानीय प्रशासन से लैंडिंग के लिए अनुमति समेत अन्य आवश्यक निर्धारित दर भी बुक कराने वाली पार्टी को देना पड़ेगा। बाल सुधार गृह से भागे 21 में से 7 को लाया गया वापस। रांची से पहुंची जांच टीम। जी हां, पश्चिमी सिंहभूम जिले के संप्रेषण गृह से 21 बच्चे के फरार होने के मामले की जांच करने रांची से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निर्देशक पहुंची है। इस दौरान उनके साथ जिला के वरीय अधिकारियों का एक दल भी मौजूद रहा। बता दें कि रांची से आई जांच टीम ने सभी पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। चाईबासा रिमांड होम में मंगलवार शाम को मेन गेट तोड़कर 21 बाल कैदी फरार हो गया था। बाद में 4 बाल कैदी वापस लौट गए थे, जबकि बाकी 17 बाल कैदियों की पुलिस खोजबीन कर रही है। इस मामले की जांच करने बुधवार को रांची से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निर्देशक समीरा एसबी चाईबासा रिमांड होम पहुंची। अभी वे रिमांड होम में जिला के वरीय अधिकारियों के साथ मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डुप्लेक्स में रहेंगे विधायक, परिसर में होंगे ढेर सारी सुविधाएं। अब तक 16 आवास बनकर तैयार। जी हां, झारखंड सरकार के मंत्री के बाद विधायकों को भी नए सुसज्जित आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। कुल 70 विधायक आवास बनाए जा रहे हैं, जिनमें से अभी तक 16 पूर्ण हो चुके हैं। बता दूं कि पूर्ण हो चुके आवासों को अंतिम तौर पर आवंटन के पहले दुरुस्त किया जा रहा है। बता दूं कि सभी काम पूरे कर लेने के बाद आवासों को विधायकों के नाम से आवंटित किया जाएगा। ज्ञात हो कि धुरवा में विधानसभा के निकट विधायकों के लिए डुप्लेक्स बनकर तैयार हो रहे हैं। जनवरी माह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन आवासों का निरीक्षण भी किया था और काम जल्द पूरा करने को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए थे। वहीं उन्होंने जून तक काम पूरा करने का निर्देश दिया था। काम पूरा होने में नवंबर तक समय लग सकता है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद काम में तेजी लाई गई है। निर्माणाधीन विधायक आवास परिसर में हेल्थ सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजली, पानी, सड़क, ग्राउंड, पार्किंग, ड्रेनेज सिस्टम सहित अन्य सुविधाएं होंगी।
सरहुल शोभ यात्रा पर हमले में आदिवासी समाज में आक्रोशित, 24 घंटे में हमलावर नहीं हुए गिरफ्तार तो उग्र आंदोलन की चेतावनी। जी हां, सरहुल की शोभ यात्रा के दौरान हुई झड़प के बाद आदिवासी समाज आक्रोशित है। आदिवासियों का आरोप है कि 1 अप्रैल को सरहुल की शोभ यात्रा के दौरान पिटोरिया के बालू गांव स्थित हेठ बालू टोली में झड़प हुई थी। इसमें पाहन को निशाना बनाया गया। इस मामले को लेकर समाज में खास आक्रोश दिख रहा है। आदिवासी संगठन ने जिला प्रशासन को 2 टूक कर दिया है कि 24 घंटे के भीतर हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पिटोरिया रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा। और वहीं केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और कांके सरना समिति के अध्यक्ष रंजीत टोप्पो ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमलावरों को नहीं पकड़ा गया तो पिटोरिया रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा, बाजार बंद कर दिया जाएगा। सरना समिति के नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग सभी धर्मों के त्योहारों में शामिल होते हैं। दूसरे धर्म के त्योहार को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, लेकिन हेठ बालू में ईद के दौरान लगाए गए चमकीले पन्नी वाले झालर का डोर टूटने पर सुनियोजित तरीके से हमला बोल दिया गया। जहां यह घटना घटी वहां दूसरे पक्ष के लोगों का सिर्फ एक मकान है, फिर भी बड़ी संख्या में लोग विवाद पैदा करने के लिए लोग जमा थे। धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया। इसमें पाहन समेत 4 लोग जख्मी हो गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। हेठ बालू में आदिवासी समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। एक शख्स ने बताया कि चंद शरारती तत्वों की वजह से सरहुल के अगले दिन होने वाले फूल खोसी की परंपरा में डिस्टर्ब हो गई। वैसे घटनास्थल पर पुलिस की एक टीम भी तैनात है। पुलिस की ओर से लिखित शिकायत दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर नामजद हमलावरों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बिल पर AIMIM प्रवक्ता शोएब जमई का बयान, कहा देश भर में करेंगे आंदोलन। जी हां, AIMIM के प्रवक्ता शोएब जमई ने वक्फ बिल को लेकर कहा है कि यह बिल मुसलमानों पर जबरन थोपने का प्रयास है। इस मामले को लेकर देशव्यापी आंदोलन होगा, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। इस मामले को लेकर ETV भारत संवाददाता ने गिरिडीह में शोएब जमई से बात की। बता दूं, AIMIM प्रवक्ता ने कहा है कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। सड़कें ही इस देश में वर्षों से आंदोलन का जरिया रही है, चाहे वह राम मंदिर का आंदोलन हो, भाजपा का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या फिर दलित सिख आंदोलन हो। शोएब जमी ने कहा कि हर तरह के आंदोलन का माध्यम सड़क ही है। आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार भी है। ऐसे में यदि आंदोलन की जरूरत पड़ी तो दोबारा से ऐसे आंदोलन होंगे जो 2020 में हुआ था। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि आंदोलन गलत है, तो जो सहनीबाग आंदोलन के दरमियान 104 दिन आंदोलन हुआ, वहां ना तो पुलिस से झड़प हुई और ना ही कोई गोली चली। शोएब जमई ने कहा कि जो लोग दंगा करने के जिम्मेदार थे वे सरकार में मंत्री बन बैठे हैं। उन्होंने कहा कि एक समाज को हतोत्साहित करना यह कहाँ की उचित है। यह वक्फ बिल नहीं, यह वक्फ बर्बाद बिल है। यह एक षड्यंत्र है। शोएब जमई ने कहा कि वक्फ के अंदर DM की मौजूदगी के बाद यह कैसे निर्णय दिया गया कि 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी रहेंगे। और वहीं अब AIMIM प्रवक्ता ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या 4 धर्म बोर्ड में 2 मुस्लिम मेंबर को अनिवार्य किया जाएगा? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर गैर मुस्लिम को वक्फ के अंदर मेंबर का होना अनिवार्य कैसे कर दिया गया? साथ ही बिल में जो भी अधिकार कलेक्टर को दिया गया है वह भी गलत है। झारखंड के 8,92,000 गरीब परिवारों को 9 महीने से नहीं मिली है चीनी। जी हां, झारखंड में गरीबों की थाली में मिठास गायब है। राज्य के 8,92,000 अंत्योदय परिवार को पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की 9 माह की चीनी नहीं मिली है। गरीबों को पिछले वर्ष मई से जुलाई माह की चीनी दी गई थी। इसके बाद की अवधि की चीनी नहीं मिल पाई है। इधर झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च 2025 के लिए चीनी खरीद की निविदा निकाली है। इसके तहत सरकार 27,000 क्विंटल चीनी की खरीद करेंगी। आपको बता दूं कि चीनी की खरीद के लिए प्री बीड मीटिंग 4 अप्रैल को बुलाई गई है। वहीं 16 अप्रैल तक इच्छुक कंपनियों को दस्तावेज अपलोड करने का अंतिम मौका दिया गया है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। ऐसे में लाभुकों को चीनी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बता दूं, इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार 1 किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राज्य में अंत्योदय परिवार की संख्या 8,92,248 है। इस योजना का क्रियान्वयन रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से किया जाता है। पिछले वित्त वर्ष में 18 से 17.80 मीट्रिक टन चीनी का वितरण लाभुकों के बीच हुआ था।